हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 का पहला अध्याय पढ़ा था, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। दूसरा अध्याय हम लोगों ने पढ़ा प्रारंभिक मानव आखेटक और भोजन संग्राहक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 प्रारंभिक नगर के बारे में। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, खास करके टीचिंग एग्ज़ाम की, चाहे वो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हों, एनवीएस की तैयारी कर रहे हों, केवीएस की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हों, सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी वनडे एग्जाम होता है उन सभी में एनसीईआरटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं पुराने भवन का संरक्षण। जसप्रीत और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहते थे। एक ने कहा, उसकी वास्तुकला तो देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर घरों से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। अब इसमें हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे हड़प्पा की कहानी, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय इस काम में जुड़े इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। पहला सवाल यहीं से, हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? तो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो भी पाकिस्तान है वहाँ हड़प्पा सभ्यता मिला, पहले वहीं था। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। जो भी हड़प्पा सभ्यता की इमारतें थी वहाँ पे, जो पहले से लोगों ने, जो प्रारंभिक नगर थे, जो लोगों ने बसाया था, और जब रेलवे लाइन बिछ रहा था तो इंजीनियरों ने ईंट की वजह से हजारों ईंट वहाँ से उखाड़ लिए, जिससे कई जो भवन थे वो नष्ट हो गए। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों को, जितने भी पुरास्थल थे, उन सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उसे हमने हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा। इन शहरों का निर्माण लगभग इन शहरों का निर्माण लगभग कब हुआ था? तो ये हुआ था 4700 साल पहले, 4700 साल पहले हुआ था। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे देखते हैं हम। इन नगरों की विशेषता क्या थी? अब हम पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे, उनकी क्या विशेषता थी। तो इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की जो भी नगरें थीं, उनको कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, उनको कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो दो भागों में। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा हुआ करता था, लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। समझ रहे हैं? दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रहीं। और आज की ईंटें फुसफुसा कर टूट जा रही हैं। आप देख ही रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर
मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। पूछा जाता है कि तालाब कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में, जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानगार कहा है। महास्नानगार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। क्लियर है? जो कैसा बना था? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था उसमें, जिससे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तालाब कैसे बने थे? ईंट और प्लास्टर से। पानी का रिसाव ना हो, इसलिए उस तालाब के जो प्लास्टर थे उसके ऊपर चारकोल का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है ना? और इस सरोवर में उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। ये समझ लीजिए एक बार। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। क्या? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना? समझ रहे हैं? देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किन-किन स्थानों में मिला है? तो यह है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। इन स्थानों पे भारत में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। और उन अवशेषों में क्या-क्या मिला था उन स्थानों पे? जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले थे वहाँ से। और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में इनके हिस्से हैं। किसके? हड़प्पा सभ्यता के। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ हम पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यहाँ से पढ़ेंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। पूछा जाएगा कि आपसे अग्निकुंड और भंडार गृह कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा, सॉरी, अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल में। और भंडार गृह कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। ठीक है ना? आगे देखते हैं। यही देखिए स्नानगार है, स्नान गृह है, जहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है। सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। विशेष अवसर पे यहाँ पे राजा रानी स्नान किया करते थे। इसके चारों तरफ प्लास्टर है और प्लास्टर के ऊपर चारकोल का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जिससे पानी का रिसाव ना हो, मतलब पानी बाहर ना बहे। ठीक है ना? आइए आगे देखते हैं। भवन, नाले और सड़कें। अब हम जानेंगे कि वहाँ के भवन कैसे थे, नाले कैसे थे और सड़कें कैसे थे। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। सोचिए उस समय मतलब आज के दौर में और आज से पहले हड़प्पा सभ्यता के दौर में किस तरह से इतना टेक्नोलॉजी ना होने के बाद भी कितने बेहतरीन से वहाँ पे बिल्डिंगें, 2 मंजिली इमारतें बनाई जाती थी, बताइए। अधिकांश घरों में एक से अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, उन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, ताकि पानी आसानी से बन बह सके। ठीक है ना? और आज के नाले बनाए जा रहे हैं, सड़क से ऊपर नाले बन रहे हैं, नाले के पानी सड़क पे आ रहे हैं। इस तरह से तो बनाए जा रहे हैं। देखिए, और पहले के कैसे बेहतरीन बनाए जाते थे। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। सोचिए उसमें टेक्नोलॉजी कितना बेहतरीन था। घर के नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। क्लियर है? ये सभी बात हो रही है हड़प्पा सभ्यता की। अब नगरीय जीवन कैसा था? आपने ग्रामीण जीवन को समझा, नगरीय जीवन कैसा था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुड़े रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषणों जैसे कि कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है।
ठीक है ना, जो आज बच नहीं पाई है, खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है। इनके अलावे नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से और कहानियां। ठीक है, जो आजकल हम अपने और बचपन में आप सबने हमने अपने दादी से, अपने नानी से इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। जैसे पहले लोग दूर दराज से जा कर के वहाँ पे किस्से कहानियाँ लाते हैं, और आप भी जाते हैं तो कहीं की कहानी ला के घर में घंटों सुनाते हैं। ठीक है ना? मिट्टी से बने खिलौने भी हो मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ऐसा है कि उससे बच्चे खेलते होंगे, ऐसा माना गया है। सबसे मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआँ, बाईं एक मैप है, मैप में ये सब आपको एक चित्र है, चित्र में ये सब आपको दिखा रहा है कि ये कुआँ है, सड़क है, दीवालें हैं, ठीक है ना? खिलौने हैं। आइए आगे देखते हैं नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प कैसे हुए? आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, उनमें अधिकांश पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनी होती थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मन के बाट और फलक हैं। सबसे ज़्यादा जो नगर में सबसे आकर्षक वस्तु मिला है, वह है मन का बाट और फलक। ठीक है ना? चलिए आइए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। मुहर, इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रंग के, ठीक है ना, डिजाइन किस रंग का है और किस मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे। तो आप ध्यान रखिएगा, काले रंग की डिजाइन थी और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन थे। लाल रंग के मिट्टी के बर्तन पे काले रंग की डिजाइन कहाँ मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में। ठीक है ना? आइए आगे देखते हैं। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। कपा पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता में कपास के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ में। ठीक है ना? कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में, लगभग 7,000 साल पहले। इसमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। देखिए कितना बेहतरीन एनसीईआरटी ने आपको बताया कि भाई विशेषज्ञ किसे कहेंगे आप? तो हम विशेषज्ञ उसे कहेंगे जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास तरह का प्रशिक्षण लिया हो, जैसे कि पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी बन करना। ठीक है ना? मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी है, तरह दर्शाई गई है, कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे एक मूर्ति बना है और मूर्ति पे कितने अच्छे तरीके से दाढ़ी दर्शाया गया है, कितने बेहतरीन बनाया गया है। ये किसी विशेषज्ञ का ही काम हो सकता है, किसी नौसिखिए का काम नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है आपको? ये है फेयंस, जिसे अभी आपने पढ़ा। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस से क्या बनाए जाते थे? तो मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन, बाले जो हाथ में पहनते हैं। ठीक है ना? कच्चे माल की खोज। अब हम पढ़ेंगे कच्चे माल की खोज कब हुई उसके बारे में। कच्चा माल उन पत्थरों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। या तो उसे उगाया जाता हो या प्राकृतिक रूप से पाया जाता हो। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। समझ पा रहे हैं आप? कच्चा माल किसे कहेंगे? जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो
या फिर जिससे पैदा किया जाए उपजाया जाए, उसे आप कच्चा माल कहेंगे। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है। तांबे का आयात किया, एक बार इस पॉइंट को ध्यान से एक बार आप समझिए कि तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ क्या मिलाई जाती है? टीन। बात समझ में आ रहा है? कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? टीन का। तांबा और टीन को मिलाते हैं, तब जाके बनता है कांसा। ठीक है ना। इसका आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगरों में जो लोग रहते थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी? तो लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक ना। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी, जैसे कि अभी आज के समय में तालाब वगैरह का इस्तेमाल होता है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नामक नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। और ये कहाँ है? कच्छ। कच्छ यानी गुजरात। आपसे पूछा जाएगा धौलावीरा का अवशेष, धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में, कच्छ में। ठीक है ना। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी, जो खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। लोथल भी कहाँ है? गुजरात। ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी से गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। मुहर कहते हैं जहाँ पे आप किसी भी चीज़, वस्तु पे अपनी छाप छोड़ें। ठीक है ना। आगे देखें। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों, जैसे मुहर का अक्सर प्रयोग क्या होता है, जो सामान से भरे जो डब्बे होते हैं उनके सील को बंद करने के लिए मुहर का प्रयोग किया जाता है, ताकि मतलब बीच में इसे कोई खोला तो नहीं है, छेड़छाड़ तो नहीं हुआ, इसलिए। सभ्यता के अंत का रहस्य। इस हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, आइए इसको समझते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया।
मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों से चारगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? नए नगर का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े मकबरे जो बनवाए, उन्हें ही पिरामिड के नाम से हम जानते हैं। आगे देखते हैं, कुछ खास नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब बस ये पाठ यहीं तक था। आपका अध्याय 3 यहीं समाप्त हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।